फैसल साहब, फील्ड मार्शल सदात मुनीर इस वक्त तेहरान में मौजूद है। ईरानी क़यादत के साथ उनकी यहाँ मुलाकातें भी हो रही हैं। आपके नज़दीक इस वक्त तेहरान में फील्ड मार्शल की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए महज सफारती राब्ते का मामला है, या इस्लामाबाद वाकई इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि जहां वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी तातुल को तोड़ने और किसी काबिल अमल मुज़ाकराती रास्ते की बुनियाद रखने में अमली किरदार अदा कर सकता है? शुक्रिया मेरीन, मुझे प्रोग्राम में लेने का। आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है, बड़ा जायज सवाल है। देखिए, पाकिस्तान ने तो ये पहले भी प्रूव किया है कि पाकिस्तान 2 दफा दोनों को करीब लाया है, बल्कि फिर एक दफा तो एमओयू भी पाकिस्तान ने करवा दिया। तो इस दफा भी अगर पाकिस्तान इस किस्म की एक्टिविटीज कर रहा है और डिप्लोमेसी को यूज कर रहा है, और अगर फील्ड मार्शल साहब इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ग्राउंड वर्क हो चुका है और अब बात फाइनल नतीजे की तरफ जा रही है। और अमेरिका और ईरान में पहले भी बात हुई है, मुज़ाकरात हुए हैं, दोनों तरफ से जो आर्गुमेंट्स थे वो पेश किए गए हैं, और उसके बाद फिर एमओयू भी साइन हुआ। एमओयू नहीं चला, लेकिन ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि जब दोनों पहले भी बात करके एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं तो फिर दोबारा भी पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे कोई आर महसूस नहीं हो रही है कहने में कि इंशाल्लाह जल्द ही हम किसी पॉजिटिव न्यूज की तरफ जाएंगे और कोई ऐसा एग्रीमेंट दोनों के दरमियान हो जाएगा। इसलिए कि इस वक्त आपने जैसे बिल्कुल अपने इब्तिदाइये में सही कहा कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सियासी मसला बन गया है। उसको शायद मिलिटरीली और इकोनॉमिकली इतना इशू ना हो, लेकिन सियासी तौर पे उसके लिए बहुत बड़ा ये एक धचका है। उसकी साख दुनिया भर में एक सुपर पावर होने के नाते बहुत बुरी तरह मजरू हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप अपने वोटर्स के पास जाना चाहते हैं नवंबर मिड इलेक्शन के लिए उनको बताना चाहते हैं कि मैंने तमाम ट्रॉफीज उठा ली हैं ईरान के मामले में, जो कि वो नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अभी तक बंद है। ईरान को मिलिटरीली भी नुकसान हुआ है, इकोनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है, लेकिन उसने एक वो कहते हैं ना कि शेरक पे हाथ रखा हुआ है, और उसको पता है कि जब मैंने ये शेरक पे से हाथ उठाया तो उसके बाद फिर कोई मेरी नहीं सुनेगा। तो इसलिए वो अपनी तमाम तर बातें, तमाम तर तजावीज और मुतालबात मनवाना चाहता है इससे पहले कि वो इस शेरक से हाथ उठाए। एमओयू में भी आपने देखा था कि जो पॉइंट्स थे वो ज्यादातर ईरान के हक में जा रहे थे, लेकिन उनकी जो मैं समझता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग थी, उनकी जो वजाहत थी, वो दोनों जानिब मुख्तलिफ थी। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो पाकिस्तान काम कर रहा होगा वो उसी एमओयू को रिवाइव करने की बात कर रहा होगा, और अंडरस्टैंडिंग, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा होगा अमेरिका और ईरान के बीच में, और जाहिर बात है कि पाकिस्तान के बीच में भी। और मेरा ख्याल है कि ये अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान डेवलप कर जाएगा। पाकिस्तान देखें, इस किस्से में कोई हम पार्टी तो नहीं है, हम ना लड़ रहे हैं ना हम किसी की साइड ले रहे हैं, लेकिन हमारा बड़ा डायरेक्ट स्टेक है इसमें। हम ईरान के नेबर्स हैं, हम सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है, अब तो तुर्की भी हमारे साथ शामिल हो गया है, अमेरिका के हम करीब हैं, जितने भी अरब ममालिक हैं उनसे हमारे अच्छे। जी बिल्कुल। लेकिन फैसल साहब, जबकि फील्ड मार्शल कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में करते हैं, 90% से ज्यादा हमारी ट्रेड है सी से, और 80% हमारा तेल और गैस सी से आता है। तो हमारे तो डायरेक्ट स्टेक है। पाकिस्तान में मुश्किलात आ सकती हैं अगर ये इसी तरह से चलता रहा और ये किस्सा किसी नहज नहीं बैठा तो। जी फैसल साहब, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब तेहरान पर वाशिंगटन का दबाव अरूज पर है, बदतरीन इक़्तिसादी पाबंदियां लगाने की बात हो रही है। आपके ख्याल में पाकिस्तान इस तवाज़ुन को कैसे बरकरार रख पाएगा कि वो ईरान को भी मुतमईन करे और वाशिंगटन से भी सफारती जो रवाबित है उससे मुतासर ना हो? देखिए, पाकिस्तान तो ये मेंटेन कर रहा है और पाकिस्तान को इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम है। अमेरिका भी पाकिस्तान पे एतमाद कर रहा है, ईरान भी पाकिस्तान पे एतमाद कर रहा है। दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता है कि हम पाकिस्तान से जो बात करेंगे वो वहां तक पहुंचा दी जाएगी दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ से जो बात आएगी वो पाकिस्तान इंसाफ के साथ हमें पहुंचा देगा। तो पाकिस्तान पे तो दोनों का ट्रस्ट है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ईरान पे जो माशी और इक्तिसादी पाबंदियां अमेरिका ने बढ़ाई हैं, तो देखें, ईरान 47 साल से माशी और इक्तिसादी पाबंदियों में घिरा हुआ है, और पहले भी कई दफा ऐसा हुआ है कि
कुछ अमेरिकी सदूर ने ये कहा कि हम बहुत सख्त इनके ऊपर पाबंदियां लगाने वाले हैं। जैसे जॉर्ज बुश साहब ने इनको एक्सेस ऑफ ईविल जब डिक्लेयर किया था, तो उसमें उन्होंने ईरान के ऊपर बहुत सख्त पाबंदियों की बात की थी, लेकिन ईरान सरवाइव करता रहा। तो जी जी। ईरान ने इन 47 सालों में जो सैंक्शंस लगी हैं, उसके ऊपर जो पाबंदियां लगी हैं, उनमें सरवाइव करना सीख लिया है। हम्म। अच्छा, अब बात आ जाती है कि वो ममालिक जो ईरान के साथ तिजारत कर रहे हैं और उनके ऊपर एक पाबंदी का इंदिया दिया है हम्म। अमेरिका ने। तो ये जो 47 साल से ईरान के ऊपर पाबंदियां थी, ये असल में सिर्फ ईरान के ऊपर तो नहीं थी, ये उन तमाम ममालिक के ऊपर भी पाबंदियां थी जो ईरान के साथ तिजारत करना चाहते थे या बिल्कुल करते थे। बिल्कुल। लेकिन जी। उसके बावजूद अगर ईरान सरवाइव करता रहा है और ये ममालिक भी इन पाबंदियों से इस्तेस्ना लेते रहे हैं, इन पाबंदियों के बावजूद उसके साथ तिजारत करते रहे, तो मेरा ख्याल हम्म। है अभी भी ये कोई ना कोई राह निकाल लेंगे। आप हम्म। देखें कि चीन ने तो कहा है कि चीन तो पाबंदियों को रद्द कर दिया है, चीन ने तो अगर चीन ने पाबंदियों को रद्द कर दिया है तो ईरान की ज्यादातर तिजारत तो इस वक्त चीन के साथ है। तो वो, इसका मतलब है कि ईरान इकोनॉमिकली सस्टेन कर सकता है। लेकिन बात वही है कि ईरान हम्म। इस सारे किस्से को वंस एंड फॉर ऑल, यानी एक ही दफा खत्म करना चाहता है। हम्म। वो समझता है कि जो 47 साल से उसके ऊपर तलवार लटकी हुई थी, वो तलवार 28 फरवरी को गिर गई, और अब वो दोबारा कोई तलवार किसी को ईरान के ऊपर तानने के लिए नहीं तैयार है। वो चाहता है कि इस तलवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया जाए। तो जी। मेरा ख्याल है कि ईरान सस्टेन कर जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे वो जब हाथ से हाथ हटाएगा, जब उसके मुतालबात पूरे होंगे। और अमेरिका, मैं समझता हूँ कि एक ज्यादा मुश्किल सिचुएशन में है, ईरान से ज्यादा मुश्किल सिचुएशन में, और वो चाहते हैं कि वो हम्म। यहाँ से निकलें। लेकिन जब वो वापस जाते हैं, तो जैसे एमओयू के बाद वो वापस गए तो बहुत लान तान किया गया उनको, रिपब्लिकन्स की तरफ से, प्रो इजरायली लॉबी की तरफ से, हम्म। इसराइल की तरफ से, क्योंकि वो जो एमओयू के 14 पॉइंट थे वो ईरान को ज्यादा फेवर करते थे। तो फिर अमेरिका वापस आया कि नहीं, इसको रीनेगोशिएट करें और हमें कुछ ऐसी चीज लेके जानी चाहिए जी। जिससे हमें फायदा हो फायदा politically। बिल्कुल। तो अमेरिका फैसल साहब, अपना पॉलिटिकल जी फायदा। बिल्कुल फैसल साहब, जिस बाज़गश्त की आप बात कर रहे हैं, बाज़गश्त ये भी सुनाई दे रही है कि इसराइल और आलमी मीडिया में ये बातें सामने आ रही हैं कि ईरान को भी मक्का दिफाई मुआहदे में शामिल होने की पेशकश की जा रही है, लेकिन कोई बाज़ाब्ता पेशरफ सामने नहीं आई। क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस दौरे में ईरान को मक्का दिफाई मुआहदे में शामिल होने की दावत दे सकते हैं? मेरा ख्याल है ये कबल वक्त है, ये हम्म। टाइम नहीं है ईरान को इस मुआहदे में शमूलियत की दावत देने का, जी इसलिए कि इस वक्त उसकी डायरेक्ट कंफ्रंटेशन चल रही है यूएस के साथ। जी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जब हालात नॉर्मल हों और ये खित्ता एक अमन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए और अमेरिका यहाँ से चला जाए, वो ब्लॉकेट वगैरह उठा ले और हम्म। इनके मामला तय पा जाए, तो फिर शायद ईरान को, मैं समझता हूँ कि जरूर दावत देनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब ये इत्तेहाद बना है तो इसके ऊपर पहला इल्जाम ये था कि ये मुस्लिम नेटो, क्योंकि तीनों मुसलमान ममालिक हैं, और दूसरा इस पे इल्जाम ये था कि ये सुन्नी इत्तेहाद है, इसमें कोई शिया मुल्क शामिल नहीं है, खासतौर पे ईरान। तो मेरा ख्याल है कि अगर इसमें गैर मुस्लिम कंट्रीज, अगर चाइना इसमें शामिल हो जाए, तो एक पहला इल्जाम जो है उसकी नफी हो सकती है, और अगर ईरान इसमें शामिल हो जाए तो दूसरे इल्जाम की नफी हो सकती है। ये जो एग्रीमेंट है, ये इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि ये किसी के खिलाफ किया गया है, बल्कि ये खित्ते के ममालिक अपने तय, अपने तौर पे इस खित्ते के मामलात को तय करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, और उसमें ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है। तो उसके बगैर आप इस खित्ते के मामलात को सही तरह से चला नहीं सकेंगे। तो मेरा ख्याल है आने वाले वक्तों में जरूर ईरान को दिया जा सकता है इंदिया, और मेरे हिसाब से तो दावत, सॉरी, जी। और मेरे हिसाब से तो देनी चाहिए। आपके हिसाब से देना चाहिए, लेकिन ईरान एक तरफ शदीद इक्तिसादी पाबंदियों का सामना कर रहा है और दूसरी तरफ फौजी दबाव भी बरकरार है फैसल साहब, लेकिन तेहरान मुसलसल ये पैगाम दे रहा है कि वो दबाव के सामने नहीं झुकेगा। दिफाई एतबार से आपके नज़दीक ईरान की ये मुज़ाहमत इसकी हकीकी फौजी सलाहियत का इजहार है, या फिर इसके पास जंग को तवील करने के लिए ऐसे ज़राए मौजूद हैं जो अमेरिका के लिए इस जंग की कीमत मुसलसल बढ़ाते रहेंगे? देखिए, ईरान ने जो 21वीं सदी की जंग है उसका कुलिया जान लिया, और वो उस कुलिये पे काम कर रहा है। वो है लो कॉस्ट नॉन कॉन्टेक्ट वॉरफेयर, यानी आपके पास ऐसे
चीजें हो जो कि जल्दी से आप बना लें, सस्ते तौर पे बना लें, और आपके अपना जो दुश्मन है उसके साथ आपका डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, बल्कि आप दूर से उसको अटैक करें। तो ईरान के पास ये कैपेबिलिटीज। हम्म। अब वो क्या करता है कि जैसे ही अमेरिका या इजराइल कोई जारियत करते हैं, हम्म। वो उन जगहों पे अटैक करते हैं जहां से ये अटैक्स आ रहे होते हैं। अब वो सऊदी अरब में हो, यूएई में हो, बहरेन में हो, किसी भी मुल्क में हो, तो ईरान उन जगहों पे अटैक करता है। तो अगर अमेरिका जारियत की तरफ जाता है, फौजी जारियत की तरफ, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प ये इंडिया देते आए हैं कि जी हम बहुत बड़ा एक मास स्केल ऑपरेशन करेंगे, तो उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला। उसमें ईरान ने मुजाहिमत करनी है, रिटेलिएशन करना है, और उस रिटेलिएशन के बावजूद, इस जारियत के बावजूद, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो ईरान का कंट्रोल है वो कमजोर नहीं है, इसलिए कि वहां वो बहुत मजबूती से बैठे हुए हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर आप उनकी पासदारान इनकलाब की जो नेवी है उसको खत्म कर दें, इनकी इवन फिशिंग बोट्स को भी खत्म कर दें जिसके ऊपर सिर्फ रॉकेट लॉन्चर बैठ के उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बावजूद ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो कंट्रोल कर सकता है। और आप ऐलान भी कर देंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, तो कोई जहाज वहां से गुजरने को तैयार नहीं होगा, सिवाय इसके कि ईरान उसको इजाजत दे। तो ईरान की मर्जी के बगैर, इजाजत के बगैर, मैं नहीं समझता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सेफ होगी और शिप्स वहां से जाने आने की कोशिश करेंगे। तो अगर ईरान की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, तो फिर इसका मतलब है कि ईरान से बातचीत करने की जरूरत है और उसको मनाने की जरूरत है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दें। इसके अलावा कोई चारा नहीं।